दिल्ली यूपी सरहद हजारों किसान डेरा डाले हुए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें तीनों नए ज़राई क़वानीन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों ने दिल्ली, गाजीपुर और गाजियाबाद दिल्ली सरहद के कौमी शाहराह 24 को बंद रखा है। यहाँ पर मीटिंग हो रही है और किसान लीडरों के जरिए जलसे से मुसलसल खिताब किया जा रहा है। किसान कल के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। किसान लीडर का कहना है कि किसानों की मांग हुकूमत को हर हाल में माननी होगी। तो आंदोलन भाई मार्च से निकाल रहे हैं, तो ये तेजी आंदोलन के जो लोग टोली में बैठे थे वे अब सड़क पर आ गए और मार्च निकाल रहे हैं। देखो, सरकार इसका समाधान कर रही है। सरकार भी पीछे हटे, किसान भी पीछे हटे, दोनों लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। भाई वापसी ले लें, जो बिल है वापसी ले लें। भाई किसानों के पक्ष में बिल बनाएं और किसान इससे नाराज हैं। देखिए, कल के लिए रणनीति ये है, मैं तो रणनीति सबसे अच्छी कहूंगा कि सरकार अगर अपनी रणनीति बदल ले, जो डेटो वाला सिस्टम है अगर वो बदल ले, तो एक किसान यहाँ परेशान होने नहीं आया। इनका गन्ने का समय है और गन्ना कोई बीज इस समय कटाई का टाइम है। और किसान आप क्यों इतनी रणनीति किसान की पूछने के, मतलब यहाँ सरकार को इतना जागरूक है। आप सिंपल सी बात रखें, आप सरकार तीनों कानून रद्द कर दे, एमएसपी गारंटेड दे दे, सबसे अच्छा है। दिल्ली यूपी सरहद पर हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने, आइए देखते हैं। सरकार और किसानों के बीच जिस तरह से वार्ता फेल हो गई थी, उसके बाद किसानों ने कहा था कि वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। इस वक्त हम यूपी गेट पर हैं, ये बॉर्डर है दिल्ली की सरहद है और यहाँ पर किस तरीके का माहौल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार सभा हो रही है। यहाँ पर नरेश टिकैत जो किसान के दूसरे नेता हैं, वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए किसान जिस तरीके से अड़े हुए हैं, किसान जिस तरीके से अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। सभा चल रही है, तमाम किसान नेता आ रहे हैं, वो उन्हें संबोधित कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह की मांग है और किस तरीके से उनके साथ धोखा हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो किसान हैं वो पूरे तौर से काफी बड़ी संख्या है और यहाँ पर इस पूरे रोड को उन्होंने पहले से ही ब्लॉक कर रखा था, लेकिन अब इनके अंदर कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए हौसला है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ किसान जरूर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सोचा है आगे? हम लोग जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते तो हम लोग वापस नहीं जाने वाले। पूरी राशन पानी से है। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष कानपुर देहात, कानपुर से बहुत लोग आ रहे हैं रास्ते में और भी हम बड़ा आंदोलन करेंगे इसको। कल एक बड़ी कॉल दी गई है आंदोलन के लिए कि तमाम लोगों का घेराव किया जाएगा, सरकार का घेराव किया जाएगा, मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। हम लोग निश्चित तौर पर मंत्रियों विधायकों को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल इसकी शुरुआत हो चुकी है और किसान मानने वाला नहीं है। किसान मानने वाला नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो जरूर ये कह रही हैं कि किसान जो है बड़े आंदोलन के लिए यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। चाचा, क्या सोच के आए हो यहाँ पे? अब तो वार्ता भी फेल हो गई, कल घेराव करना है, क्या रणनीति है? यहाँ धरना देंगे, धरना यहाँ बैठा है। हाँ, इतना नहीं माना, धरने पर रहेंगे यहीं बैठे कितने। क्या मनवाना है? 3 कानून हमारे वापस ले, तुम्हें पता तो है ही। तीनों कानून वापस नहीं लाए, वहीं बैठे। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ पर डटे रहेंगे। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ रियासत भर में समाजवादी की जानिब से किसान यात्राएं की जा रही हैं। शाहजहाँपुर में समाजवादी पार्टी के कारकुन और ओहदेदार तहसील से लेकर ब्लॉक सतह तक किसान यात्रा के जरिए हुकूमत और ज़राई क़वानीन की मुखालफत कर रहे हैं। इलाहगंज में दर्जनों एसपी कारकुनों को एहतजाज करने की पादाश में गिरफ्तार भी किया गया। प्रदेश में आज किसानों की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने दुर्दशा कर दी है और किसान को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके तहत हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान यात्रा का आह्वान 7 दिसंबर से किया था, जो लगातार चल रहा है और 7 दिसंबर से हम लोग विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज किसान यात्रा निकालने का
हम लोग पूरा कार्यक्रम जो तय किए थे उसी के हिसाब से हम लोग अपने हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण, पदाधिकारीगण से इकट्ठे यात्रा निकालने जैसे ही निकलते हैं हम लोगों के घरों पर पूरी तरह से पुलिस को छावनी बना दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। अभी आप ही यहाँ कल रात से ही हमारे विधायक जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के कौंसलर शरजीत सिंह जी के यहाँ और हमारे यहाँ लगातार 7 दिसंबर से लगातार छावनी बना दिया जाता है निकलने से। योगी हुकूमत के बेसिक तालीम के वजीर सतीश द्विवेदी ने किसानों के मुजाहरे और चकाजाम को लेकर ओपोजिशन पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को किसान मुखालिफ बताया। द्विवेदी का कहना है कि नया ज़रई कानून किसानों के मफाद में है। सारे दल संसद में थे, इनके प्रतिनिधि। जब इस कानून पर बहस हो रहा था, बहस के बाद ये कानून पारित हुआ, तो इन लोगों को अपने वो विचार रखने चाहिए थे। वहाँ तो किसी के पास कोई प्रश्न नहीं था, वहाँ पूरे देश ने मीडिया के माध्यम से ये सुना कि किस तरह से आज़ादी के बाद किसान अपनी जिन समस्याओं की चर्चा करते थे, जो बाधाएं थी, उनके जो बिचौलिए थे, जिसके कारण उनके खून पसीने से उपजाई गई फसल की उचित कीमत उनको नहीं मिल पाती थी, दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते थे। किसान कई तरह के प्रतिबंधों से घिरा हुआ था कि वो कहाँ अपने उपज को बेचेगा, कहाँ नहीं बेचेगा। तमाम तरह के किसानों को इस बिल के माध्यम से आज़ादी मिली है। उसकी आमदनी कैसे दुगनी हो, उसका रोडमैप इसमें खींचा गया है। तो विपक्ष तो कुछ बोल नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल तो ट्वीट पॉलिटिक्स कर रहे हैं केवल। हम तो लगातार देख रहे हैं, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, समय समय पर ट्वीट करते हैं। घर से बाहर तो कभी निकलते नहीं। इस बार भी कोई किसानों के आंदोलन में शामिल होने की उनकी मंशा नहीं थी। डॉक्टरों की सबसे बड़ी तंजीम IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर आज मुल्क भर के डॉक्टर 12 घंटे के लिए हड़ताल पर रहे। हड़ताल की वजह से इमरजेंसी खिदमात और कोविड मेडिकल खिदमात को छोड़कर सभी तरह की OPD बंद रही। IMA की क़यादत में मुल्क भर के डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाज़त दिए जाने के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज मेरठ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने DM ऑफिस पर अपना एहतजाज दर्ज करते हुए DM के जरिए हुकूमत को अपना मेमोरेंडम पेश किया और मिक्सोपैथी के इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान में हज़ारों साल से जो नेचुरोपैथी है या फिर कदीम तरीक़ा इलाज है, उसकी अपनी अहमियत रही है। लेकिन आज जब से ये बात हुई है कि मॉडर्न मेडिकल साइंसेज में जो आयुष के डॉक्टर हैं उनको सर्जरी की भी इजाज़त मिल सकती है, तो इसके ख़िलाफ़ IMA आज स्ट्राइक पे है। क्या कहना है, किस तरह के नुकसानात होंगे और क्या उसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए अगर इस तरह का कानून आता भी है। क्या IMA के यहाँ के आज अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, क्या मुसीबत है और किस लिए आप सड़कों पे आए? देखिए, मुसीबत नहीं है, ये तो एक बहुत भयानक त्रासदी होने जा रही है। केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेके आई है जिसमें आयुष डॉक्टर, जो BMS आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको लगभग 58 से भी ज़्यादा तरीके के ऑपरेशन करने की अनुमति मिल रही है। हमारा विरोध आयुर्वेद से नहीं है, हमारा विरोध इसके मिलाने से है, इस खिचड़ी तंत्र से विरोध है। और आज पूरे देश में लगभग 10,000 से ज़्यादा जगहों के ऊपर ये स्ट्राइक चल रही है। हर शहर के जितनी भी चिकित्सा सेवाएं हैं वो बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को या कोरोना से जो ग्रसित मरीज हैं उनकी देखभाल के लोगों को छोड़ के। अगर जो सर्जन 10 साल के अंदर ट्रेनिंग लेके बनता है, जो प्लास्टिक सर्जन या यूरो सर्जन, जो सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन है, वो 15 से 20 साल की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद वो इस लायक बनते हैं कि वो ऑपरेशंस उस तरीके के कर सके। आप आयुष डॉक्टरों को 2-4 महीने की ट्रेनिंग देके आप उन्हें सर्जन कैसे बना सकते हैं? ये जनता के साथ भयंकर मजाक है, भद्दा मजाक है। और जो गरीब जनता है, जो कम पढ़ी लिखी जनता है, उसको पता ही नहीं होगा कि वो एक ट्रेंड सर्जन के पास जा रहे हैं या एक आयुष डॉक्टर जो सर्जन के रूप में बदला गया है उसके पास जा रहे हैं। उनकी डिग्री भी आपने MS सर्जरी कर दी है, तो MS सर्जरी के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लिखना भी है तो आप आयुष डॉक्टर लिखिए, आयुर्वेदाचार्य लिखिए। और अगर आपको डॉक्टरों की संख्या ही बढ़ानी है तो आप MBBS के डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाइए, MBBS की सीट्स बढ़ाइए, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाइए, आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से डेवलप होने दीजिए। इस मिक्सचर से ना तो आयुर्वेद का भला होने जा रहा है और ना ही इसमें एलोपैथी का भला होने जा रहा है, ना जनता का भला होने जा रहा है। जब ये सर्जन की डिग्री उनको मिलने लगेगी आयुर्वेद वालों को, तो वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, वो उसमें डेवलप ही नहीं करेंगे। अगर आपको आयुर्वेद डेवलप करना है, उनके रिसर्च सेंटर्स बनाइए, उनको सुविधाएं दीजिए कि वो रिसर्च करें, अपना डाटाबेस तैयार करें और उसको दूसरी विधाओं से कंपेयर करें कि साहब हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है आपको लोग अपनाएंगे।
लेकिन इस खिचड़ी मत बनाइए, इस खिचड़ी तंत्र का हम विरोध कर रहे हैं। तो सर ये जो सरकार है, क्या इस पॉइंट्स पे उन्होंने नहीं सोचा, या फिर क्या सोच के ये कानून लाने के लिए एक पहल की गई? वहाँ पे भी लोग बैठे हैं, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। देखिए, सरकार जो है वो लोक लुभावन चीज़ें लेके आ रही है, उससे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमारे पास इतने लाख इतने हजार डॉक्टर हैं। सिर्फ आंकड़ा बढ़ा रहे हैं आप। उस आंकड़ा बढ़ाने से आप ये नहीं देख रहे कि आपकी उन डॉक्टर्स की जो आपने नंबर बढ़ाया उसकी क्वालिटी क्या है। तो आप पूरे देश में क्या, पूरे देश के अलावा आप ये सोचिए कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जहां पर कि इस तरीके के खिचड़ी तंत्र हो। अगर चाइना है तो वहाँ चाइनीज मेडिसिन को अलग डेवलप करते हैं और जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको अलग डेवलप करते हैं। तो ये सरकार का बहुत ही बेसोचा समझा जल्दबाजी में लाया गया एक अध्यादेश है जिसके ऊपर की हमारा विरोध है, और सरकार को ये चीज़ जनता के हित में सोचनी चाहिए कि इन चीज़ों को मिलाना नहीं है। हमारा अब यह है कि ये आज की सांकेतिक हड़ताल, जो पूरी हड़ताल क्या है, बेसिकली ये एक असहयोग आंदोलन है। उस असहयोग आंदोलन के बाद हम देखते हैं कि सरकार क्या स्टेप लेती है। अगर सरकार इसके बारे में सोचती है, जनता के हित को ध्यान में रखते, हमारा कोई इसमें हित नहीं है। अगर वो केस बिगड़ते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, तो आखिरकार वो फिर लौट फिर के धक्के खा के हम लोगों के पास आएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि जनता का नुकसान। तो सरकार जो इसके ऊपर अगला कदम लेगी उसके हिसाब से फिर हम फैसला करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। IMA से जो जुड़े डॉक्टर्स हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कदीम तरीक़ा इलाज इस मुल्क में हज़ारों सालों से होता आ रहा है, लेकिन वो उसको अलग रखना चाहिए, और मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है उसका तरीक़ा अलग है, उसको अलग अलग डेवलप होना चाहिए। क्वांटिटी की वजह से क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, यही इन डॉक्टर्स का कहना है, और इसीलिए आज की ये स्ट्राइक है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। CAA और NRC लागू होने के इम्कानात की वजह से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी दरअंदाज मुल्क की शहरियत हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बताया जाता है कि फर्जी तरीके से शहरियत साबित करने के दस्तावेजात बनवाए जा रहे हैं। इस बात का इंकिशाफ कानपुर में गलत कागजात की बुनियाद पर बनवाए गए फर्जी आधार कार्ड सामने आने के बाद हुआ। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि आसाम समेत मुल्क की कई रियासतों से आकर लोगों ने कानपुर में आधार कार्ड बनवाए हैं। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ढेरों आधार कार्ड के फॉर्म्स, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो बरामद हुए थे। कई पैन कार्ड, वोटर आईडीज, कई विभागों की, सरकारी विभागों की स्टैम्प्स थी, कई स्कूल्स के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की स्टैम्प्स थी। किन किन स्टेट के कितने कितने लोगों के आधार कार्ड यहाँ बनाए गए हैं, इसके बारे में अभी हमारी जांच प्रचलित है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, और इसमें अभी एक अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु शेष है। कानपुर में कुछ दिनों पूर्व आधार कार्ड गिरोह का खुलासा हुआ, जिसमें फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले पकड़े गए। अब पुलिस को एक अहम सुराग मिला है, जिसके जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि CAA हिंसा के बाद कानपुर में सैकड़ों फर्जी आधार कार्ड बने, उनमें से कई रियासतों के भी फर्जी आधार कार्ड मिले हैं जिसमें एप्लीकेशन पाए गए हैं। अब पुलिस जांच में जुटी है कि ये आधार कार्ड किन किन राज्यों से एप्लीकेशन में मिले थे, और इनकी जाँच की जा रही है कि कहीं ये घुसपैठिए तो नहीं थे। अब देखना होगा कि जांच पूरी होने के बाद किस तरह का खुलासा होता है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज राधा मोहन सिंह के आज अलीगढ़ पहुंचने पर कारकुनान ने उनका इंतहाई जोश खरोश के साथ इस्तकबाल किया। राधा मोहन सिंह अलीगढ़ में जमीनी हकीकत को करीब से समझने आए थे, क्योंकि आने वाले महीनों में पंचायत सतह के इंतखाबात के लिए तंजीम को हर जिले में मजबूत बनाया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई रियासतों में बीजेपी की कामयाबी इस बात की जामिन है कि अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत पर भरोसा जताया है। प्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं। इन तमाम उपचुनावों में भी और बिहार के चुनाव में भी देश के मतदाताओं ने, जो हमारे विरोधी हैं, जो खोखले नारे लगाते हैं, वादे करते हैं, उनको रिजेक्ट किया है और मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी उनके कुशल नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से देश की जनता के लिए विकास, विश्वास और प्रगति का प्रतीक बना हुआ है।
अलीगढ़ के आगरा रोड पर नगर निगम की जानिब से नाजायज कब्जों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान नगर मुलाजमीन और भारतीय जनता पार्टी मंडल सदर के दरमियान तकरार और हाथापाई हो गई। बीजेपी कारकुन का इल्जाम है कि नगर निगम के मुलाजमीन ने बदसलूकी करते हुए मारा पीटा है। बीजेपी कारकुन के साथ की गई बदसलूकी पर बीजेपी के लीडरान ने थाना सासनी गेट का घेराव करते हुए नगर निगम मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जानकारी में आया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर के उपाध्यक्ष करण वार्ष्णेय और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई मुकेश मदन वार्ष्णेय के साथ जिस तरह की बदतमीजी और जिस तरह की मारपीट सचल दस्ते ने की है, उसके खिलाफ न केवल FIR होगी बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी और ऐसे दस्ते को किसी भी तरह किसी भी कीमत पर शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चलाने दिया जाएगा। मैं मुकेश मदन वार्ष्णेय गांधीनगर मंडल अध्यक्ष भाजपा से हूँ। मेरा भतीजा करण वार्ष्णेय इसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाल के उठा के लाए थे वहाँ से। मैंने केवल संज्ञान लेना चाहा, निकल के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उसके साथ में वो बदतमीजी के साथ हाथापाई की। मेरे निकल कर हेलमेट पहने हुए थे, तमाम मेरे चेहरे पे हेलमेट मारे, मैं गिर गया, मेरे पैरों पे लात ही लात बजाई उन्होंने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड असातिज़ा की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां गुज़िश्ता माह तकरीबन 5000 मुलाजमीन को पेंशन आधी मिली थी, वहीं गुज़िश्ता सालों में रिटायर्ड हुए तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन को सुबुकदोशी के बाद मिलने वाले फ़वाइद नहीं मिल पा रहे हैं। उनका कहना है कि जब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इस सबब मालूमात मांगी जाती है तो कहा जाता है कि दीगर इदारों में भी ऐसा ही नज़्म चल रहा है, जबकि यह हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। दीगर इदारों में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये परेशानी सिर्फ AMU में ही है। ओल्ड बॉयज़ कॉलेज में रिटायर्ड असातिज़ा ने मीडिया से बात करते हुए मसाइल से वाकिफ करवाया। होती तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है, जामिया मिलिया की स्ट्रांग है, JNU की स्ट्रांग है, 7, 8 या 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर ये बात और जगह भी होती, ये हंगामा हो गया होता पूरी हिंदुस्तान के अंदर। ये सिर्फ अलीगढ़ में क्यों हो रहा है? इस वजह से हमें लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी लोकल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे है। थे और रिटायर हो गए हैं जामिया मिलिया में, उन्होंने भी बताया कि वहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी रिटायरल बेनिफिट्स हैं सब मिल चुके हैं या मिल रहे हैं विद इन 3 मंथ के अंदर। तो मेरी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ क्या परेशानी है जो ये नहीं दे रहे हैं? 2017 में जब शाह साहब थे तो सब कुछ 15 दिन के अंदर मिलता था। अब जब से ये वाइस चल रहा है, जब से ये इरेगुलरिटीज शुरू हो गई है, ये हमारी नहीं सबकी टीचिंग नॉन टीचिंग की परेशानी। कोरोना वबा के कहर से दरहम बरहम मुल्क के स्कूली तालीमी निज़ाम का सबसे ज़्यादा असर सरकारी स्कूलों के बच्चों के अलावा प्राइमरी और जूनियर सरकारी स्कूलों की मिड डे मील स्कीम पर भी पड़ा है। ख़ास तौर पर शहरी इलाकों के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील सप्लाई करने वाले NGO गुज़िश्ता 9 माह से स्कूल बंद होने से मुतासिर हुए हैं। अकेले मेरठ जिले के 1342 स्कूल में मिड डे मील स्कीम के जरिए बच्चों को खाना दिया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 9 माह से स्कूल बंद होने के सबब इस खिदमत के लिए NGO को मिलने वाली कन्वर्जन का कॉस्ट से NGO महरूम है। NGOs काम कर रहे थे और 30 से 35-40 के आसपास एक अलग अलग रेशो है, कोई उसमें बराबर की तकसीम नहीं थी, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर होता है तो किसी के पास कम भी हैं स्कूल, किसी पे ज़्यादा भी हैं। तो 4 NGOs के ज़रिए खाना पहुंचाया जा रहा था इस वक्त, लेकिन अब चूँकि सभी बंद है तो उनका भी खाना बंद है। मतलब उनको कोई कॉस्ट नहीं, उनको किसी भी तरह की ना तो खाद्यान्न में दिया जा रहा है उनको, ना ही कोई कन्वर्जन कॉस्ट के उनको कोई भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि वो खाना ही नहीं मिल रहा है तो वो कोई औचित्य नहीं बनता कि उनको अब कुछ दिया जाए। देखिए, जहाँ तक नुकसान की बात है तो वो तो बहुत सारे सिस्टम पर पड़ा है, तो उनके भी लेबर पर भी पड़ा होगा। बहुत सारे अनएम्प्लॉय हुए हैं लॉकडाउन के अंदर, उनके साथ जो लोग उनके साथ जो काम करने वाली लेबर है वो खाना बनाती है, या तो वो वेट कर रहे होंगे या उनको वो लोग कुछ कम तनख्वाह दे रहे होंगे या फिर वो कोई और दूसरा काम कर रहे होंगे। बहरहाल परेशानी तो सभी के साथ है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें पर्चियाँ दी गई थी प्राधिकरण की तरफ से, तो वो पर्चियाँ हम उसको पे बच्चे का नाम, एड्रेस, उनका जो है SR नंबर ये लिख के और राशन डीलर के पास ले जाते हैं बच्चों को और वहाँ खाद्यान्न बंटवाते हैं। और पिछले महीने हमने जो है खाद्यान्न बंटवाया था। कन्वर्जन कॉस्ट उनके अकाउंट में आती है बच्चों के, और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे के पेरेंट्स वगैरह वो निकाल लेते हैं उसकी
अकाउंट से पैसा? नहीं, अब जो खाद्यान्न तो बच्चों को दिया जा रहा है और जो पैसा है वो बच्चे के अभिभावक माता या पिता के खाते में भेजा जा रहा है। 76 दिनों का पहले भेजा चुका है जून तक का, और जुलाई और अगस्त का 49 दिनों का भेजा जा रहा है। एनजीओ को इस समय कोई पैसा या खाद्यान्न हम नहीं दे रहे हैं। यूपी में लखनऊ समेत कई शहरों में शदीद ठंड और कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासर होने लगी है। दर्जे हरारत में कमी आ गई है और सुबह रात में विजिबिलिटी भी कम हो गई है। सृजन घोटाले में फरार चल रहे अहम मुलजमीन अमित कुमार और रजनी प्रिया के असास से दूसरे दिन भी जब्त किए गए। भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी में 6 फ्लैट वाली बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और फ्लैट में लगे ताले को तोड़कर लिस्ट बनाई गई। बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्तियों की जब्ती का कार्य आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। तिलका मार्केट इस इलाके में जो है अमित कुमार और रजनी प्रिया के नाम से जो मकान जो संपत्ति है उनको जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद जो है जिला प्रशासन द्वारा 3 सीओ की प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट के रूप में की गई है। उसके अलावे जो है 7 थाना के पुलिस की प्रतिनियुक्ति के देखरेख में जो है सीबीआई के अधिकारी जो है इन्वेंट्री तैयार कर रहे हैं और इन्वेंट्री को जो है वो फिर जो संबंधित थाना है उस थाना पुलिस को सुपुर्द करने के बाद जो है जब्ती की प्रक्रिया चल रही है और यह लगातार दूसरे दिन जो है जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आपको हम बता दें कि यह कल्याण विभाग के द्वारा जो एक केस किया गया था सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण को लेकर, उस अवैध राशि के हस्तांतरण के मामले में दर्ज सीबीआई में जो केस है उसके आलोक में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने जो है एक निर्णय लिया था और जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि जो उनकी संपत्ति है उन संपत्ति को जब्त किया जाए। सबौर, नाथनगर और जगदीशपुर अंचल के अधीन जो भी संपत्ति है उन 15 संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया कल से ही चल रही है और यहाँ लगातार जो है संबंधित पुलिस अधिकारी और जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं उनके देखरेख में जो है सीबीआई के अधिकारी इन संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। मगरबी बंगाल में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा पर हमले के खिलाफ पटना बीजेपी लीडरों ने मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी का पुतला जलाया। बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने पहले बीजेपी ऑफिस से मार्च निकाला और इनकम टैक्स पहुंचकर ममता का पुतला नजर आतिश किया। बंगाल की घटना के बाद देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इनकम टैक्स चौराहे पर यहाँ पर ममता बनर्जी का जो पुतला है उसे जलाया जा रहा है। उसका यहाँ पर दहन किया गया है बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह से गुस्सा है वो अब सड़कों पर दिख रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो देखिए यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं और यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बंगाल में हुआ है उसके बाद बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी और बंगाल की सरकार है और उसी के खिलाफ यहाँ पर पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो आप तस्वीर देख रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे पर सभी जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ पर ममता बनर्जी के जो पुतला है उसका यहाँ पर दहन किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए आप सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अपने गुस्से का इजहार यहाँ पर कर रहे हैं और पुतला दहन यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ देखिए यहाँ पर नितिन नवीन जी हैं, हम बात करते हैं। नितिन जी, पुतला दहन करवा रहे हैं आप लोग। देखिए जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने कल एक कायरनामा हरकत किया है और लोकतंत्र की हत्या की है, आज हम टीएमसी के नेता ममता जी को चेतावनी देते हैं कि बिहार के लोग इस काली करतूत का पूरा जवाब देंगे और आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता आपको धूल चटाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी का बिहार का एक एक कार्यकर्ता अपने बंगाल के उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर जिस प्रकार से हमला किया गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आज आपने ईंट बरसाया है, आने वाले समय में बंगाल की जनता वोट की बारिश करेगी। बिल्कुल, तो बंगाल की जनता
वोट का इस्तेमाल करेगी और ममता बनर्जी को वहां से बेदखल किया जाएगा। तो गुस्सा जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अब सड़क पर दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद बीजेपी गुस्से में है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।